तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई हुई कल की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की। जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का नाम है समाजशास्त्र का परिचय। एमए में जो लोग सोशियोलॉजी से पढ़ते हैं उनके लिए ये चैप्टर है। और आपको पता है कि मैं एक वीडियो में एक कंप्लीट चैप्टर को पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो रिवीजन के स्कोप से भी बहुत ही बढ़िया होगा। पेपर का नाम है MASO 501, जो कि उत्तराखंड मुक्त विद्यालय से संबंधित है और ये ऑल ओवर इंडिया में मान्य होता है। जिसमें से जो भी पढ़ाए जाते हैं वो चीज़ आपको, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो एमए में, किसी भी एरिया से हो पूरे ऑल ओवर इंडिया में, ये आपके लिए मान्य है। देखिए, चैप्टर का नाम है समाजशास्त्र, प्रकृति तथा क्षेत्र। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है और उसके स्कोप क्या है। सोशियोलॉजी, नेचर एंड स्कोप। इस इकाई की रूपरेखा देख लेते हैं कि हम इस यूनिट में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे उद्देश्य के। इस चैप्टर में पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद पढ़ने से पहले उसकी प्रस्तावना जानेंगे कि इसमें किन लोगों का क्या क्या योगदान रहा है। समाजशास्त्र की प्रकृति में जानेंगे विज्ञान का अर्थ, विज्ञान क्या होता है और विज्ञान की विशेषताएं जानेंगे। समाजशास्त्र विज्ञान है, यह कैसे सिद्ध किया गया है इसके बारे में जानेंगे। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्तियाँ, कुछ लोगों की आपत्तियाँ भी हैं। कुछ लोग इसको विज्ञान मानते हैं, कुछ लोग इसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखते हैं। और समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति, वास्तव में समाजशास्त्र क्या है वो इस अध्याय में बताया गया है। फिर हम जानेंगे यूनिट नंबर 2 का चौथे में कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है। इसके भी 4 पार्ट बताए गए हैं। स्वरूपात्मक तथा विशिष्टात्मक संप्रदाय, स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना, समन्वयात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया, वो स्वरूपात्मक और समन्वयात्मक, ये 2 रूप हैं। फिर जानेंगे समाजशास्त्र की विषय वस्तु के बारे में और फिर इस पूरे को पढ़ने के बाद उसके सारांश को जानेंगे। इसकी पारिभाषिक शब्दावली के बारे में जानेंगे और फिर कुछ इससे संबंधित बोध प्रश्नों को हम करेंगे। उसके बाद आदर्श ग्रंथ सूची, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके बारे में हम आपसे कोई बात नहीं करते, क्योंकि हमें अपने इस वीडियो में किसी भी चैप्टर, किसी भी किताब को लेकर के एडवर्टाइजिंग करने के लिए नहीं है, ठीक है। संदर्भ सूची का मतलब कि इससे संदर्भित और भी लोगों की कुछ किताबें हैं, कुछ सूचियां हैं जिनको कि आप इकट्ठा करके पढ़ाई कर सकते हैं। कुछ उपयोगी पाठ्य पुस्तक भी हैं, जिस पुस्तक को अगर आप पढ़ते हैं तो वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगी। वो इसमें दिया गया है, पॉज करके आप उसे देख सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न, जब आप इन सभी पूरे चैप्टर्स को पढ़ लेंगे तो उससे संबंधित 500 या 1000 वर्ड्स के होते हैं निबंधात्मक प्रश्न, जो कि प्रश्न पढ़ने के बाद आपको उनका उत्तर देना होता है। आप वो यहाँ पे कर सकते हैं। चलिए, तो एक एक करके हम इनको जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हमारी हेडिंग आती है वो है उद्देश्य, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। देखिए, इसमें पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ जानेंगे। समाजशास्त्र किस प्रकार एक बयान है, एक विज्ञान है, इसे कैसे समझेंगे। समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध जिन लोगों ने आपत्तियाँ की हैं उसको समझेंगे। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति की व्याख्या करेंगे। अध्ययन क्षेत्र को समझेंगे और समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को 2 संप्रदायों में बांटा गया है। कौन कौन? स्वरूपात्मक तथा समन्वयात्मक। इसकी व्याख्या करेंगे। प्रस्तावना में हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या चीज़ जानेंगे। इस इकाई में प्रथम खंड में विज्ञान क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। समाजशास्त्र किस प्रकार एक विज्ञान है, इसकी चर्चा की गई है। किसी भी विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखने के लिए कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक है। समाज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? अगस्त काम्टे ने, जो कि 19वीं शताब्दी में किया था, 1837 ईस्वी में, ठीक है। चूँकि समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है, अतः इसके अध्ययन क्षेत्र के विषय में अनेक मत हैं। फलस्वरूप
अलग अलग विचारकों के मतानुसार इसके अध्ययन क्षेत्र को दो संप्रदायों में बांटा गया है, स्वरूपात्मक संप्रदाय और समन्वयात्मक संप्रदाय। इस इकाई में आप पढ़ेंगे एक और किस प्रकार स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानता है, वहीं दूसरी ओर समन्वयात्मक संप्रदाय किस प्रकार से समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहता है। मतलब ये जनरल साइंस के रूप में ये स्थापित करना चाहते हैं समन्वयात्मक संप्रदाय, और वहीं स्वरूपात्मक संप्रदाय इसको एक विज्ञान मानता ही है। चलिए अब हमारी क्लास स्टार्ट होती है। प्रस्तावना के बाद हमारे पास जो सबसे मुख्य है वो है समाजशास्त्र की प्रकृति यानी नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। विभिन्न समाज शास्त्रियों के मध्य हमेशा से इस बारे में बहस होती रही है कि समाजशास्त्र विज्ञान है अथवा नहीं है। कुछ समाजशास्त्री समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं, जैसे दुर्खिम, मैक्स वेबर, परेटो आदि। अगस्ट काम्टे ने भी समाजशास्त्र को विज्ञान ही माना है। कुछ समाजशास्त्री इसे विज्ञान नहीं मानते। इसके अनुसार चूँकि सामाजिक घटनाएं जटिल होती हैं, साथ ही बदलती रहती हैं, इसलिए समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं कहा जा सकता है। विज्ञान का अर्थ क्या है? सामान्यतः भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र आदि विषयों को ही विज्ञान की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि विशेष प्रकार की विशेष सामग्री को ही लोग विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। विशेष प्रकार की विशेष सामग्री, जबकि विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से होता है, किसी विशेष सामग्री से नहीं। वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किए गए क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। कार्ल पियर्सन के अनुसार सभी विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में है, न कि उनकी विषय वस्तु में। मार्टिनडेल के अनुसार विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, किसी विशेष विषय सामग्री से नहीं। लुंडबर्ग के अनुसार विज्ञान को विषय सामग्री के रूप में परिभाषित करने का प्रयत्न भ्रम ही उत्पन्न करता है। ग्रीन ने विज्ञान को तथ्यों की खोज करने वाला तरीका कहा है। अब जानते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस यानी विज्ञान की विशेषताएं। विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी, इनको जानते हैं। विज्ञान द्वारा वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसा तरीका है जिसमें घटनाओं का अध्ययन उसी रूप में किया जाता है जैसे वे वास्तव में हैं। विज्ञान क्या होना चाहिए नहीं, बल्कि क्या है, इसका उल्लेख करता है। इसमें कल्पना या आदर्श की बात नहीं की जाती, बल्कि वास्तविक तथ्यों के बारे में ही बात की जाती है। विज्ञान कार्य कारण संबंधों की व्याख्या करता है। विज्ञान यह जानने की कोशिश करता है कि कोई घटना किस रूप में घटित हुई, उसके पीछे क्या क्या कारण थे तथा अलग अलग स्थानों पर इस घटना का प्रभाव क्या पड़ता है। वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए अध्ययनकर्ता को तटस्थ अवलोकन करना चाहिए। उसे अपनी भावनाओं, अपने विचारों या पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर ही अवलोकन करना चाहिए। अवलोकन का अर्थ किसी भी घटना या तथ्य को बारीकी से देखना होता है, ठीक है ना। अवलोकन का अर्थ क्या होता है? किसी भी घटना को बारीकी से जानना समझना, वही अवलोकन होता है। विज्ञान की अगली विशेषता सत्यापना तथा वर्गीकरण है। अवलोकन विधि से जो भी निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उनकी सत्यता की जांच की जाती है, जिसे सत्यापन कहते हैं। जो तथ्य प्राप्त होते हैं उन्हें समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग रखा जाता है, जिसे वर्गीकरण कहते हैं, ठीक है। यानी जब हम अवलोकन करते हैं, अवलोकन की विधि से जो निष्कर्ष मिलता है तो उनकी सत्यता की जांच की जाती है, जिसे सत्यापन कहते हैं। और सत्यता की जांच करने के बाद क्या होता है कि उन्हें विशेषताओं के आधार पर अलग अलग रखा जाता है, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। विज्ञान की अगली विशेषताएं सामान्यीकरण है। जो भी तथ्य प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर सामान्य नियम प्रस्तुत किया जाता है, जिसे सामान्यीकरण कहते हैं। विज्ञान सामान्यीकरण के आधार पर बनाए गए सिद्धांतों की परीक्षा तथा पुनर्परीक्षा भी करता है। विज्ञान की एक महत्वपूर्ण विशेषता भविष्यवाणी करने की क्षमता भी है। अध्ययनों के द्वारा जो भी निष्कर्ष हमें मिलते हैं उनके आधार पर भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले से अनुमान लगा लिया जाता है। विज्ञान क्या करता है? भविष्यवाणी करने की भी क्षमता रखता है और अध्ययनों के द्वारा जो भी निष्कर्ष निकलता है वो भविष्य में होने वाली घटनाओं के लिए पहले से ही अनुमान लगा लेता है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है कैसे, यानी सोशियोलॉजी इज अ साइंस हाउ। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे हम विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। किसी भी विषय को विज्ञान बनाने के लिए जिन विशेषताओं की आवश्यकता होती है वे सभी विशेषताएं समाजशास्त्र में पाई जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे एक है समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भी तथ्य संकलन करने के लिए भौतिक विज्ञानों की तरह वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे अवलोकन,
पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, समाजमिति, अनुसूची प्रश्नावली, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, मनोवृत्तियों की माप करने वाले विभिन्न पैमाने, वैयक्तिक जीवन अध्ययन पद्धति आदि। दुर्खिम भी कहते हैं कि चूंकि समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है तो इसे विज्ञान मानना सही है। समाजशास्त्र में सहभागी तथा असहभागी अवलोकन पद्धति का प्रयोग करके अध्ययनकर्ता तटस्थ रूप से तथ्यों का संकलन करता है। समाजशास्त्र विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें सही परिणाम प्राप्त करने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। अध्ययन से जो भी तथ्य प्राप्त होते हैं उन्हें समान विशेषताओं के आधार पर अलग अलग वर्गों में रख दिया जाता है, जिसे वर्गीकरण कहते हैं। इसके बाद इन तथ्यों का विश्लेषण किया जाता है, जैसे बाल अपराध के सभी कारणों का पता लगाकर समान कारणों को एक वर्ग में रखकर यह पता लगाया जाता है कि किसी समूह में बाल अपराध के सर्वप्रमुख कारण क्या हैं। चौथे में बताया गया है कि समाजशास्त्र क्या है के बारे में बात करता है। समाजशास्त्र क्या है इसके बारे में बात करता है, क्या होना चाहिए इसके बारे में नहीं। और विज्ञान भी वही। समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में देखता है। जो भी सामाजिक घटनाएं जैसी हैं, चाहे अच्छी हैं या बुरे हैं, उसे उसी रूप में प्रस्तुत करता है। कौन चीज़? सामाजिक शास्त्र। समाजशास्त्र जो है कोई सामाजिक घटना अच्छी है या बुरी है उसे उसी रूप में प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए यदि हम महिला शिक्षा का अध्ययन करते हैं तो हमारा उद्देश्य महिला शिक्षा से संबंधित केवल वास्तविक तथ्यों को ही प्रस्तुत करना होता है। हम इस बात की चर्चा नहीं करते कि महिला शिक्षा होनी चाहिए या नहीं। हमारे यहाँ स्वयं के विचारों अथवा आदर्शों की बात नहीं की जाती है। पांचवा है समाजशास्त्र द्वारा विभिन्न घटनाओं, तथ्यों तथा समस्याओं के कार्य कारण संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। एक समाजशास्त्री समाज में होने वाली किसी भी घटना अथवा समस्या के पीछे क्या है उस कारण को खोजने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए बेरोजगारी, निर्धनता, अपराध आदि सामाजिक समस्याएं किन किन कारणों से उत्पन्न हुई हैं समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। छठे में हम जानते हैं कि समाजशास्त्र में सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। साथ ही भौतिक शास्त्र अथवा रसायन शास्त्र की बातें इन सिद्धांतों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा भी की जाती है। इन सिद्धांतों को दोबारा जांचने के लिए यदि ये सही पाए जाते हैं तो इन्हें वैज्ञानिक सिद्धांत मान लिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम समाज में अपराधियों का अध्ययन करके इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि निर्धनता एवं बेरोजगारी अपराध करने के प्रमुख कारण है, तो इस सिद्धांत को किसी भी क्षेत्र में अथवा किन्हीं भी व्यक्तियों द्वारा दोबारा जांचा जा सकता है अथवा इनकी पुनर्परीक्षा की जा सकती है। समाजशास्त्र वर्तमान के आधार पर भविष्य में क्या होगा यह बताने में सक्षम है। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए बढ़ते हुए औद्योगिकरण के आधार पर समाजशास्त्र इस बात की भविष्यवाणी कर सकता है कि भविष्य में परिवारों का स्वरूप कैसा होगा, व्यवसायों में क्या परिवर्तन आएंगे, सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार हो जाएगी। तो दिए गए विवरण से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र में विज्ञान की सभी विशेषताएं अथवा तत्व पाए जाते हैं, अतः इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। अब आप समझ गए होंगे कि विज्ञान क्या है, किसी भी विषय को विज्ञान की श्रेणी में रखने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। चूँकि समाजशास्त्र में विज्ञान की समस्त विशेषताएं पाई जाती हैं, अतः इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। ठीक है। अब दिया गया है कुछ बोध प्रश्न, जिन प्रश्नों को हम जानेंगे। दिया गया है सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है। विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है। अब आपको सिर्फ इसमें कुछ ही चीज़ों को बताना है। ठीक है, सिर्फ दो वर्ड आपको बताने, एक सत्य है या फिर असत्य है। विज्ञान का संबंध वैज्ञानिक पद्धति से है, क्या ये सत्य है? तो सही जवाब होगा सत्य है। विज्ञान क्या होना चाहिए का वर्णन करता है। विज्ञान क्या होना चाहिए इसका वर्णन करता है? नहीं, क्या है इसके पीछे का लॉजिक ढूंढता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो गया? असत्य हो गया। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, बिल्कुल सत्य है। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। समाजशास्त्र में तथ्यों का तटस्थ अवलोकन किया जाता है, बिल्कुल अवलोकन किया जाता है, वर्गीकरण भी किया जाता है। और जो समाजशास्त्र है वो भविष्य को लेकर के भी भविष्यवाणी करता है।
ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, सत्य हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया गया है कि समाजशास्त्र में पद्धतियों का प्रयोग होता है। कौन सी पद्धतियों का प्रयोग होता है? वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है। वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग होता है। समाजशास्त्र में तथ्यों का विश्लेषण और क्या किया जाता है, वर्गीकरण भी होता है, सत्यापन भी होता है, विश्लेषण होता है, वर्गीकरण होता है। समाजशास्त्र में तथ्यों का क्या होता है, वर्गीकरण होता है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत वैज्ञानिक हैं क्योंकि उनकी परीक्षा तथा पुनर्परीक्षा होता है ना, पुनर्परीक्षा क्या है, संभव है। आगे बढ़ते हैं। आपके बोध प्रश्न समाप्त हो गए। अब आगे आता है आपका समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्तियाँ। समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसके विरुद्ध आपत्तियाँ किन लोगों को है, क्या क्या ये लोग इसमें कुछ अपने तर्क देते हैं, इनके बारे में जानेंगे। बहुत से विद्वान समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक नहीं मानते हैं। वे समाजशास्त्र को एक जनरल साइंस के श्रेणी में रखना चाहते हैं और कुछ लोग उसमें भी नहीं रखते हैं। अब आप जानेंगे कि किस प्रकार से कुछ विद्वानों ने समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति का विरोध किया है। वस्तुनिष्ठता का अभाव। वस्तुनिष्ठता के अभाव में क्या कहते हैं, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरोध में यह बात कही जाती है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता का अभाव पाया जाता है तथा पक्षपात की संभावना हमेशा बनी रहती है। चूँकि अध्ययनकर्ता जिस समाज समुदाय जाति आदि का अध्ययन करता है उसका वह स्वयं भी सदस्य होता है। फलस्वरूप उसके व्यक्तिगत विचार, पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत दोष अथवा प्रेम, इन सभी से समाजशास्त्रीय अध्ययन प्रभावित होते हैं तथा वास्तविक परिणाम सामने आ नहीं पाते हैं। मूल्यांकन देखते हैं। समाजशास्त्र में अनेक ऐसी पद्धतियाँ तथा प्रविधियाँ पाई जाती हैं जिनका प्रयोग करके विभिन्न सामाजिक घटनाओं का निष्पक्षता के साथ वास्तविक अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा क्या है, सामाजिक घटनाओं को परिवर्तनशीलता तथा जटिलता। सामाजिक घटनाओं की परिवर्तनशीलता तथा जटिलता के बारे में जब हम जानेंगे तो यहाँ पे पाते हैं कि समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति के विरोध में यह कहा जाता है कि सामाजिक घटनाएं बदलती रहती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। सामाजिक व्यवस्था, परंपराएं, परिवार का स्वरूप आदि जैसे पहले या आज उसी रूप में नहीं पाया जाता। साथ ही अमूर्त होने के कारण ये इतना जटिल होती हैं कि इनका वैज्ञानिक अध्ययन करना कठिन है। समाज में विभिन्न लोगों के बीच जो भी संबंध पाए जाते हैं वे अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं और बदलते रहते हैं। फलस्वरूप उनके वास्तविक स्वरूप को जानना कठिन जाना जाता है। मूल्यांकन क्या है, सच तो यह है कि यदि विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करके तथा सामाजिक घटनाओं के बारे में पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त करके सामाजिक अध्ययन किए जाते हैं तो परिवर्तनशीलता एवं जटिलता वैज्ञानिक अध्ययनों में बाधक नहीं बन पाती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन उनके बार बार बदलने के बाद भी संभव होता है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन बदलती हुई परिस्थितियों में संभव है। इस प्रकार हम मान सकते हैं मूल्यांकन करने के बाद कि ये एक विज्ञान है। ठीक है ना। आगे क्या दिया गया है, सामाजिक घटनाओं तथा तथ्यों के माप में कठिनाई होती है। ठीक है, इसको भी देखते हैं क्या होता है। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विरोध करने वाले विद्वानों का कहना है कि जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान एवं भौतिक विज्ञानों को मापा जा सकता है वैसे सामाजिक घटनाओं की माप संभव नहीं है क्योंकि इनकी प्रकृति अमूर्त एवं गुणात्मक है। सामाजिक घटनाओं में लंबाई, चौड़ाई, भार आदि का नापतोल करना संभव नहीं है। ठीक है, मूल्यांकन करते हैं। सच तो यह है कि तथ्यों को मापने की क्षमता ही विज्ञान की आवश्यक विशेषता नहीं है। साथ ही समाजशास्त्र में अनेक ऐसी पद्धतियों एवं प्रविधियों का विकास हो रहा है जिनके साथ सामाजिक घटनाओं का संख्यात्मक एवं गुणात्मक मापन संभव हो सके। समाज में प्रयोगशाला का अभाव। देखिए, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति का विरोध करने वाले विद्वानों का कहना है कि प्राकृतिक विज्ञान जिस प्रकार अपनी प्रयोगशाला में नियंत्रित दशाओं में प्रयोग करके वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त करते हैं वैसे समाजशास्त्र में संभव नहीं, क्योंकि समाजशास्त्र के पास अपनी कोई प्रयोगशाला नहीं है। अतः प्रयोगशाला मतलब लैब, ठीक है ना। अतः उनके अध्ययनों से प्राप्त परिणामों एवं नियमों में प्रामाणिकता, यथार्थता एवं निश्चितता का अभाव पाया जाता है। फलस्वरूप इस प्रकार के अध्ययन वैज्ञानिक नहीं होते हैं। अब मूल्यांकन क्या करता है, मूल्यांकन करने के बाद ये पता चलता है कि सच यह है कि समाजशास्त्र में बंद प्रयोगशाला में अध्ययन नहीं किए जाते, किंतु साथ ही यह भी सच है कि समाजशास्त्र की प्रयोगशाला संपूर्ण समाज है।
चूँकि समाजशास्त्र की विषय वस्तु इस प्रकार की होती है कि उसका अध्ययन एक प्रयोगशाला के अंदर ही बंद कमरे में नहीं किया जा सकता, बल्कि सामाजिक घटनाओं का अध्ययन तो उनके चारों तरफ की स्वाभाविक परिस्थितियों में ही संभव है। अतः प्रयोगशाला के अभाव में किए जाने वाले समाजशास्त्रीय अध्ययनों को अवैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है। ठीक है। फिर कुछ लोगों का और भी क्या मानना है, लोगों ने क्या क्या तथ्य दिए हैं कि इसको एक विज्ञान न सिद्ध करने के रूप में क्या क्या तथ्य दिए गए हैं, और हम उनमें बार बार उनके मूल्यांकन की बातें करते हैं कि जब मूल्यांकन करने पे क्या पाया जाता है। देखिए, फिर कुछ लोगों का क्या कहना है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में सार्वभौमिकता का अभाव है। समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति के विरोध में यह कहा जाता है कि सामाजिक घटनाएं सार्वभौमिक नहीं होती हैं तथा उनमें समानता या एकरूपता नहीं पाई जाती है। ठीक है, समाज में होने वाली घटना अलग अलग स्थानों पर एक दूसरे से अलग अलग होती है। किसी एक समाज अथवा क्षेत्र के प्राप्त निष्कर्ष दूसरे समाज अथवा क्षेत्र पर लागू नहीं किए जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक घटनाओं की असमान प्रकृति के कारण उनसे संबंधित सार्वभौमिक नियमों को नहीं बनाया जा सकता है, जबकि प्राकृतिक घटनाओं में सार्वभौमिक नियमों को बनाया जा सकता है, क्योंकि ये सभी स्थानों पर समान प्रकृति की होती हैं। मूल्यांकन करने पर क्या पता चलता है, चूँकि सामाजिक इकाइयों में भिन्नता के साथ साथ एक समानता भी पाई जाती है, अतः हम यह नहीं कह सकते कि समाज में सार्वभौमिकता एवं एक रूपता बिल्कुल नहीं पाई जाती। साथ ही सामाजिक अनुसंधान कर्ता वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके तथ्यों को एकत्रित करता है और एक समानता के लिए कोई निष्कर्ष प्राप्त करता है, जिससे उसके निष्कर्ष के आधार पर अन्य समाजों से संबंधित प्रवृत्तियों को जानने में सुविधा हो जाती है। आगे क्या है, समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में समर्थ नहीं है, करता है। बताता हूँ कैसे। देखिए, पहले ये क्या कहा जाता है, इसके बारे में क्या टिप्पणी की गई है कि समाजशास्त्र के वैज्ञानिक प्रकृति के विरोध में यह कहा जाता है कि समाजशास्त्री भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं होते। सामाजिक घटनाएं तेजी से बदलती रहती हैं, फलस्वरूप सामाजिक घटनाओं के बारे में निश्चित भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। मूल्यांकन क्या कहता है कि सामाजिक नियमों की तरफ प्राकृतिक नियम भी बदलते रहते हैं। साथ ही भविष्यवाणी करने की सीमित योग्यता समाजशास्त्र के साथ साथ प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञानों में भी पाई जाती है। प्राकृतिक एवं भौतिक नियम भी कई परिस्थितियों में असत्य प्रमाणित होते हैं, किंतु फिर भी वे विज्ञान कहलाते हैं। जैसे मौसम विज्ञान द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ अनेक बार गलत प्रमाणित होती हैं, किंतु फिर भी वह एक विज्ञान है। ठीक है। समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति क्या है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में रॉबर्ट बीरस्टीड ने समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति को निम्नलिखित प्रकार से बताया है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक। एक समाज का विज्ञान है, नेचुरल नहीं है। ठीक है ना। चूँकि समाजशास्त्र प्राकृतिक एवं भौतिक घटनाओं का अध्ययन नहीं करता है, अतः इसे प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है इसलिए क्योंकि इसमें सामाजिक घटनाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक समूहों, सामाजिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक समस्याओं का ही अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र वास्तविकता एवं प्रत्यक्षवादी विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। समाजशास्त्र में पक्षपात रहित होकर केवल उन्हीं सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। समाजशास्त्र क्या है का अध्ययन करता है, क्या होना चाहिए इसका अध्ययन नहीं करता। सामाजिक घटनाओं को अच्छा बुरा या सही गलत नहीं कहता है और न ही आदर्शवादी बातें करता है, बल्कि सामाजिक घटनाओं के प्रति तटस्थ रहता है। सामाजिक घटनाएं जैसी हैं उन्हें उसी रूप में देखता है एवं प्रस्तुत करता है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, व्यवहारिक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान इसलिए है, यह सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है एवं उनका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके सिद्धांत प्रस्तुत करता है, किंतु इस ज्ञान को या सिद्धांतों का प्रयोग वह प्रयोग में नहीं लाता। ठीक है। समाजशास्त्र केवल सिद्धांत बनाता है। इन सिद्धांतों का व्यवहार में उपयोग अन्य शास्त्र जैसे सामाजिक कार्य, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि करते हैं। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है, मूर्त विज्ञान नहीं है। कैसे? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो दिखाई नहीं देते, अर्थात जिनकी प्रकृति अमूर्त है, इसलिए समाजशास्त्र को अमूर्त विज्ञान कहते हैं। यह भौतिक वस्तुओं अथवा मूर्त चीज़ें जो दिखाई देती हैं का अध्ययन नहीं करता, जैसे जीवन जंतु, पेड़ पौधे, कुर्सी मेज, व्यक्ति आदि का अध्ययन समाजशास्त्र नहीं करता है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, न कि विशेष विज्ञान। ठीक है ना। समाजशास्त्र समाज की सभी घटनाओं का अध्ययन सामान्य रूप से करता है। समाजशास्त्र उन सामान्य नियमों का अध्ययन करता है जो विभिन्न सामाजिक घटनाओं से संबंधित होते हैं। अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास एवं भूगोल की तरह ही
विशेष घटना, व्यक्ति अथवा कारक के अध्ययन में ही रुचि नहीं लेता है। समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अनुभव सिद्ध विज्ञान है। समाजशास्त्र द्वारा किए जाने वाले अध्ययन तर्क पर एवं अनुभव पर आधारित होते हैं, अर्थात यह कार्य क्षेत्र में जाकर प्राथमिक रूप से प्राप्त तथ्यों का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए महिला शिक्षा की वास्तविकता जानने के लिए जब हम स्वयं महिलाओं से मिलकर उनसे सूचनाएं प्राप्त करते हैं तो इन सूचनाओं को ही अनुभव सिद्ध तथ्य कहते हैं। साथ ही ये तथ्य तार्किक भी होते हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक प्रत्यक्षवादी, विशुद्ध, अमूर्त, सामान्य, तार्किक तथा अनुभव सिद्ध विज्ञान है। कुछ प्रश्नों को जानते हैं। इसमें एक शब्द में उत्तर देना है आपको, ठीक है। दिया गया है कि समाजशास्त्र की वास्तविक प्रकृति को अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में किस विद्वान ने स्पष्ट किया है। तो उस विद्वान का नाम है रॉबर्ट बियरस्टीड, ठीक है। आगे समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी होती है। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो समाजशास्त्र की प्रकृति जो होती है वो वैज्ञानिक होती है। समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी होती है, वैज्ञानिक होती है। अब केवल सत्य एवं असत्य बताना है। समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में सक्षम है, बिल्कुल सत्य है। समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में सक्षम है। वो अलग बात है कि कभी कभी अक्षम भी हो जाता है। आगे देखते हैं। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में बंद प्रयोगशाला का उपयोग किया जाता है। नहीं, ये समाज में जा कर के इसका उपयोग किया जाता है। समाज खुद ही अपने आप में एक लैब है, ठीक है, एक प्रयोगशाला है। तो समाजशास्त्रीय अध्ययन में बंद प्रयोगशाला में का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। आगे है समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान है। समाजशास्त्र एक मूर्त विज्ञान नहीं है, ये भी एक असत्य है, ठीक है ना, क्योंकि प्रत्यक्ष ये नहीं करता है। जैसे मानव का या फिर पेड़ पौधों का, ठीक है, ये जा करके उनके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त करता है। ये एक अमूर्त विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, ठीक है ना। समाजशास्त्र एक तार्किक एवं अनुभव सिद्ध विज्ञान है। बिल्कुल, ये एक तर्क पर आधारित और अनुभव सिद्ध विज्ञान है, इसलिए यह एक सत्य वचन है। तो इस प्रकार से हमें इसके बोध प्रश्नों का ज्ञान हुआ इसको पढ़ने के बाद। अब आगे आते हैं, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या होता है, इनके बारे में हम जानते हैं। अब आप जान चुके हैं कि विज्ञान क्या है, वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, तथा समाजशास्त्र किस प्रकार एक विज्ञान है एवं समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक होती है। अब आप जानेंगे कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है। अध्ययन क्षेत्र का अर्थ व अनुमानित सीमाएं जिनके अंतर्गत इसी विषय या विज्ञान का अध्ययन किया जा सकता है। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के बारे में विद्वानों में मतभेद रहा है। फलस्वरूप किसी विद्वानों के मतों के आधार पर समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्रों को दो भागों में बांटा जा सकता है, स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, और दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समाजशास्त्र को विशेष सामाजिक विज्ञान मानता है तथा इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूपों का अध्ययन करने पर जोर दिया जाता है। दूसरी ओर समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानता है तथा इसके अंतर्गत सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का सामान्य अध्ययन करने पर जोर देता है। अब स्वरूपात्मक तथा विशिष्टतात्मक संप्रदाय के बारे में जानते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक जर्मन समाजशास्त्री जॉर्ज सिमेल हैं। साथ ही वीरकांत वॉन विज, मैक्स वेबर तथा टॉनीज आदि विद्वानों ने भी इस संप्रदाय का समर्थन किया है। इस संप्रदाय का स्वरूपात्मक या फिर विशिष्टात्मक संप्रदाय का। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसलिए इसका अध्ययन क्षेत्र सीमित होना चाहिए। समाज में सामाजिक संबंध इतने ज़्यादा होते हैं कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन करके इसे विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। इसलिए समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ विशिष्ट प्रकार के सामाजिक संबंधों का ही अध्ययन करना चाहिए, तभी समाजशास्त्र
अन्य विज्ञानों जैसे राजनीति शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि के समान एक स्वतंत्र एवं विशिष्ट विज्ञान बन पाएगा। इस संप्रदाय के प्रमुख विद्वानों के विचारों के आधार पर हम समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, जॉर्ज सिमेल के विचार क्या हैं। जॉर्ज सिमेल ने समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। इनके अनुसार समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। सिमेल कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु के दो भाग होते हैं, स्वरूप तथा अंतर्वस्तु। ये दोनों ही स्वरूप तथा अंतर्वस्तु एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होते हैं। किसी भी वस्तु के स्वरूप तथा अंतर्वस्तु का अलग अलग रूप से अध्ययन किया जा सकता है। किसी भी बर्तन के बाहरी आकार को स्वरूप कहते हैं तथा उसके अंदर रखी हुई वस्तु को उसकी अंतर्वस्तु कहा जाता है। यह संभव है कि तीन एक ही स्वरूप वाले बर्तनों में अलग अलग वस्तु अंतर्वस्तु रखी हो। स्पष्ट है कि स्वरूप तथा अंतर्वस्तु एक दूसरे से अलग अलग होते हैं तथा इन दोनों का एक अलग अलग रूप से अध्ययन किया जा सकता है। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों के स्वरूप तथा अंतर्वस्तु अलग अलग होती है। अनुकरण, प्रतिस्पर्धा, सहयोग, अधीनता, प्रभुत्व, श्रम विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के प्रमुख स्वरूप हैं। सिमेल के अनुसार समाजशास्त्री को सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनैतिक प्रतिस्पर्धा आदि सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु है, जिनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता, बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि सिमेल कहते हैं कि समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करना चाहिए, अंतर्वस्तुओं का नहीं। वीरकांत के विचार क्या हैं। वीरकांत भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि समाजशास्त्र को उन मानसिक संबंधों के स्वरूप का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्तियों एवं समूहों को एक दूसरे से बांधते हैं। प्रेम, सहयोग, घृणा, ईर्ष्या, स्नेह, सम्मान आदि को वीरकांत मानसिक संबंध कहते हैं, जो विभिन्न व्यक्तियों को एक दूसरे के समीप लाते हैं। वीरकांत समाजशास्त्र में इसी तरह से मानसिक संबंधों का अध्ययन करने की बात कहते हैं। मैक्स वेबर के विचार क्या हैं। मैक्स वेबर की समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते हैं, इसलिए वे कहते हैं कि समाजशास्त्र में केवल सामाजिक क्रियाओं का ही नहीं अध्ययन करना चाहिए, उनके अनुसार सामाजिक क्रियाओं का ही अध्ययन करना चाहिए। यदि समाजशास्त्र के अंतर्गत इन सभी सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाए तो इसका क्षेत्र अस्पष्ट एवं असीमित हो जाएगा। इसलिए इन्होंने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन तक ही सीमित रखा है। वेबर कहते हैं कि वे क्रियाएं जो दूसरों के व्यवहार से प्रभावित होती हैं, साथ ही अर्थपूर्ण होती हैं, उन्हीं क्रियाओं को सामाजिक क्रिया कहा जाता है। इनके अतिरिक्त वान वीज तथा टॉनिज भी एवं टॉनिज भी समाजशास्त्र समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का ही अध्ययन करने पर जोर देते हैं, जिससे इसे विशिष्ट विज्ञान बनाया जा सके। वॉन वीज कहते हैं कि समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, यही उसका विशिष्ट क्षेत्र है। उन्होंने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों की चर्चा की, जिनका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत करना चाहिए। टॉनिज ने विशुद्ध समाजशास्त्र की बात कही है। उनके अनुसार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में दूसरे सामाजिक विज्ञानों के विषय वस्तु को शामिल नहीं करना चाहिए, तभी हम विशुद्ध समाजशास्त्र को स्थापित कर पाएंगे। ये अन्य सामाजिक विज्ञानों से पूरी तरह स्वतंत्र होगा। स्पष्ट है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के सभी समर्थक समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहते हैं, इसलिए वे इसके अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूपों का ही समावेश करने की बात करते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों ने समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को विशिष्ट बनाने हेतु जो भी तर्क दिए उन पर अनिश्चितता एवं अस्पष्टता का आरोप लगाते हुए विभिन्न विद्वानों ने उनकी आलोचना की तथा निम्नलिखित कमियां बताई हैं। क्या क्या हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कहते हैं कि सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी अन्य सामाजिक विज्ञान के द्वारा नहीं किया जा सकता, इसलिए समाजशास्त्र को एक नए विज्ञान के रूप में इनका अध्ययन करना चाहिए।
यह बात सही नहीं है क्योंकि कानून शास्त्र में स्वामित्व, आज्ञा पालन, दासता, संघर्ष आदि का अध्ययन बहुत पहले से ही अत्यंत व्यवस्थित एवं स्पष्ट रूप में किया जा चुका है। स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से अलग करके उसे एक स्वतंत्र तथा विशुद्ध विज्ञान बनाना चाहता है, जो संभव नहीं है क्योंकि वे सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं एवं एक दूसरे से कुछ न कुछ ग्रहण करते रहते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक मानते हैं कि स्वरूप एवं अंतर्वस्तु को एक दूसरे से अलग करके उनका पृथक अध्ययन किया जाता है, जबकि सामाजिक संबंधों के स्वरूप एवं अंतर्वस्तु को अलग अलग करना संभव नहीं। इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के अध्ययन के स्वरूप तक सीमित करना सही नहीं है। समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। सोरोकिन, दुर्खिम, हॉब्सहाउस तथा गिन्सबर्ग आदि इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थक हैं। इन विद्वानों का कहना है कि समाजशास्त्र को एक संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना है, अतः इसके क्षेत्र को मात्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। इस संबंध में इन विद्वानों ने निम्नलिखित 2 तर्क प्रस्तुत किए हैं। एक, जीवधारी मनुष्य, जानवर आदि के समान समाज के विभिन्न अंग एक दूसरे से अलग होते हुए भी घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। जिस प्रकार जीवधारी के किसी एक अंग में परिवर्तन होने पर अन्य अंग भी प्रभावित होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक जीवन के भी किसी एक पक्ष में बदलाव आने पर अन्य पक्ष भी प्रभावित होने लगते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का समग्र रूप में अध्ययन करे। अन्य सामाजिक विज्ञान जैसे अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र आदि सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष का ही अध्ययन करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र केवल समाजशास्त्र के आर्थिक क्रियाओं में, राजनीति शास्त्र केवल राजनैतिक पक्ष का ही अध्ययन करता है। ऐसा कोई भी सामाजिक विज्ञान नहीं जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन सामान्य रूप से करना चाहिए। इन संप्रदाय के प्रमुख विचारकों ने निम्नलिखित प्रकार से अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। दुर्खिम के विचार हैं कि दुर्खिम कहते हैं समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का विज्ञान है। सामूहिक प्रतिनिधान संपूर्ण समाज की सामान्य विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। इन सामूहिक प्रतिनिधानों का अध्ययन करके समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन कर सकता है। सोरोकिन के विचार ये कहते हैं कि कोई भी सामाजिक विज्ञान पूरी तरह से स्वतंत्र एवं विशुद्ध नहीं होता है, बल्कि सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अन्य सामाजिक विज्ञान सामाजिक संबंधों के मात्र एक ही पक्ष का अध्ययन करते हैं, जबकि समाजशास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करता है। सोरोकिन इस संबंध में निम्नलिखित उदाहरण देते हैं। सामाजिक विज्ञान और उसके अर्थ क्षेत्र। अर्थशास्त्र ABCDEF, राजनीति शास्त्र ABCDGHI, धर्मशास्त्र ABCJKL, कानून शास्त्र ABCMNO और मनोरंजनात्मक संबंध ABCPQR। उपरोक्त उदाहरण से सोरोकिन ने बताया कि अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र आदि सभी विशिष्ट सामाजिक विज्ञानों में ABC जैसे कुछ सामान्य तत्व अवश्य होते हैं। इन्हीं सामान्य तत्वों अथवा सामाजिक अंतर संबंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है। हॉब्सहाउस के विचार। हॉब्सहाउस भी इस बात का समर्थन करते हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए। हॉब्सहाउस के अनुसार समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के सिद्धांतों से सामान्य तत्वों का पता लगाकर उनका सामान्यीकरण करना है। इसके लिए समाजशास्त्र उन कारकों का अध्ययन करता है जो सामाजिक स्थिरता तथा परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। साथ ही विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की प्रमुख धारणाओं के सामान्य स्वरूपों की जानकारी प्राप्त करता है एवं सामाजिक विकास की प्रवृत्ति एवं दशाओं का अध्ययन करता है। अगला है समन्वयात्मक संप्रदाय की आलोचना। देखिए, विभिन्न विद्वानों ने समन्वयात्मक संप्रदाय की निम्नलिखित रूप से आलोचना की है। समाजशास्त्र में यदि सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों तथा तथ्यों का अध्ययन किया जाएगा तो वह सभी सामाजिक विज्ञानों की खिचड़ी मात्र रह जाएगा। समाजशास्त्र को यदि एक सामान्य विज्ञान बनाया जाता है तो इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा। इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं रहेगा। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में यदि सभी सामाजिक संबंधों, तथ्यों या प्रघटनाओं को शामिल किया जाता है तो यह किसी भी एक तथ्य या घटना का पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर पाएगा। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के संबंध में स्वरूपात्मक एवं समन्वयात्मक दोनों ही संप्रदायों के
दृष्टिकोणों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में दोनों ही दृष्टिकोणों का समावेश है। समाजशास्त्र पूरी तरह से न तो एक विशेष विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंधों के कुछ विशेष स्वरूपों का ही अध्ययन किया जाता है, और न ही पूरी तरह से एक सामान्य विज्ञान इसमें सामाजिक संबंधों के सभी स्वरूपों का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है। क्या नहीं है? सामान्य विज्ञान नहीं है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। समाजशास्त्र पूरी तरह से न तो एक विशेष विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंधों के कुछ विशेष स्वरूपों का ही अध्ययन किया जा सकता है, और न ही पूरी तरह से एक सामान्य विज्ञान है जिसमें सामाजिक संबंधों के सभी स्वरूपों का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है, बल्कि इसके अंतर्गत विशिष्ट तथा सामान्य सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब आप जान चुके हैं कि समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र क्या है, किस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचारों के आधार पर इसके अध्ययन क्षेत्र को स्वरूपात्मक तथा समन्वयात्मक दो प्रकार के संप्रदायों में विभाजित किया है। बोध प्रश्न कर लेते हैं। इसके दिया गया है कि सही उत्तर, इसमें 4 ऑप्शन है, सही उत्तर बताना है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? स्वरूपात्मक संप्रदाय के मीड, जॉर्ज सिमेल, हॉब्स, दुर्खिम। सही जवाब होगा जॉर्ज सिमेल। समन्वयात्मक संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? मैक्स वेबर, वीरकांत, सोरोकिन, द सिमेल। सही है सोरोकिन। अब अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला है संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। कौन से संप्रदाय के लोग? एक सामान्य विज्ञान के रूप में समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं। उसके बाद संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को एक विशिष्ट रूप में, तो एक समन्वयात्मक है और दूसरा कौन सा है? स्वरूपात्मक। संप्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ने प्रत्येक वस्तु को 2 भागों, स्वरूपों तथा अंतर वस्तु में विभाजित किया है एवं समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों के डैश का अध्ययन करने पर बल दिया है। ठीक है, किसने? जॉर्ज सिमेल ने। जॉर्ज सिमेल ने प्रत्येक वस्तु को 2 भागों, स्वरूपों तथा अंतर वस्तु में विभाजित किया एवं समाजशास्त्र के विभिन्न सामाजिक संबंधों को स्वरूपों का अध्ययन पर बल दिया है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधियों प्रतिनिधानों का विज्ञान कहा है। हम जान लेते हैं समाजशास्त्र की विषय वस्तु। ठीक है, समाजशास्त्र के विषय वस्तु के बारे में जान लेते हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात समाजशास्त्र की वास्तविक विषय वस्तु क्या है। विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संदर्भ में अलग अलग प्रकार से विवेचना की है, जिसे हम इस खंड में जानेंगे। दुर्खिम के विचार। इमाइल दुर्खिम समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक तथ्यों को मानते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र के विषय वस्तु को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा है। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, इसके अंतर्गत मानव जीवन के भौगोलिक आधार, सामाजिक जीवन के प्रकार, स्वरूप तथा संगठन का निर्माण करने वाले विषयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे भौगोलिक परिस्थितियों का सामाजिक जीवन पर प्रभाव, किसी स्थान की जनसंख्या कितनी तथा जनसंख्या घनत्व का सामाजिक जीवन पर प्रभाव आदि। सामाजिक शरीर शास्त्र, इसके अंतर्गत समाज रूपी शरीर अथवा ढांचे का निर्माण करने वाली इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ये इकाइयाँ समाज का निर्माण तो करती हैं, साथ ही अपने कार्यों द्वारा इसे व्यवस्थित भी बनाए रखती हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इसे अनेक उपभागों में बांटा, जैसे कानून का समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र और भाषा का समाजशास्त्र आदि। सामान्य समाजशास्त्र, इसके अंतर्गत उन सामान्य सामाजिक नियमों का अध्ययन किया जाता है जो सामाजिक जीवन को निरंतरता अथवा स्थिरता प्रदान करते हैं। गिन्सबर्ग के विचार। गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन? सामाजिक स्वरूप शास्त्र। दुर्खिम की तरह गिन्सबर्ग ने भी सामाजिक स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले विषयों को रखा, जैसे जनसंख्या के गुण तथा आकार। इसके साथ ही समाज का निर्माण करने वाले सामाजिक समूहों, संस्थाओं तथा समितियों के
प्रमुख स्वरूपों का भी इनके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण, इसके अंतर्गत उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जो सामाजिक जीवन में नियंत्रण करने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे धर्म, कानून, नीति, परंपरा, नैतिकता, विश्वास आदि। इन्होंने तीसरा कहा है सामाजिक प्रक्रियाएं। समाज में अंतर लोगों के मध्य तथा विभिन्न समूहों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन करके अंतर्गत किया जाता है, जैसे सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, अनुकूलन, अनुकरण, समायोजन आदि। सामाजिक व्याधिकी, गिन्सबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र के अंतर्गत उन विषयों का भी अध्ययन किया जाता है जो समाज को संगठित, असंगठित एवं विघटित करते हैं, जैसे अपराध, बाल अपराध, बेरोजगारी, निर्धनता, आत्महत्या, भ्रष्टाचार आदि। केरन्स के अनुसार, केरन्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 6 भागों में बांटा है। मानवीय क्रियाएं, समस्त शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं को केरन्स ने मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत रखा है, जिनका अध्ययन समाजशास्त्र द्वारा किया जाता है। सामाजिक संस्थाएं, केरन्स के अनुसार समाजशास्त्र में विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए। ये संस्थाएं समाज को संचालित करती हैं तथा सामाजिक संबंधों एवं व्यवहारों को प्रभावित करती हैं, जैसे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक संस्थाएं आदि। सामाजिक नियंत्रण, केरन्स के अनुसार समाज के सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करने वाले विभिन्न साधनों का अध्ययन भी समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए, जैसे धर्म, प्रथा, कानून आदि। सामाजिक परिवर्तन, केरन्स के अनुसार समाज के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए समाज में परिवर्तन लाने वाले आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक, जैविकीय कारकों का अध्ययन भी समाजशास्त्र की विषय वस्तु है। सामाजिक संहिताएं, वैसे तो सामाजिक संहिताएं सामाजिक नियंत्रण के साधनों के अंतर्गत ही आ जाती हैं, किंतु आधुनिक जटिल समाजों में लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए राजनीतिक संहिताओं अर्थात विभिन्न कानूनों का अत्यधिक महत्व होता है। ये समाज में लिखित तथा औपचारिक नियम हैं, इनका अध्ययन भी समाजशास्त्र के अंतर्गत करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सोरोकिन के विचार। सोरोकिन ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को निम्नलिखित 3 भागों में बांटा है। विभिन्न सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंध तथा सहसंबंधों का अध्ययन करना, जैसे धार्मिक और आर्थिक, पारिवारिक और आचार संबंधी, आर्थिक और कानूनी घटनाओं के संबंधों का अध्ययन, सामाजिक और गैर सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का तथा सहसंबंधों का अध्ययन, जैसे भौगोलिक तथा जैविकीय घटनाओं का सामाजिक जीवन से संबंध का अध्ययन, समाज में पाई जाने वाली सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करना। र्यूटर तथा हार्ट के विचार, इन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में निम्नलिखित 3 बातें को सम्मिलित किया है। सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व एवं उसका विकास और सामाजिक प्रक्रियाएं। एलेक्स एक्लेस ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के संदर्भ में निम्नलिखित रूपरेखा प्रस्तुत की है। समाजशास्त्रीय विश्लेषण, मानव संस्कृति तथा समाज, समाजशास्त्रीय संदर्भ, सामाजिक विज्ञानों में वैज्ञानिक पद्धति, सामाजिक जीवन की प्राथमिक इकाइयाँ क्या क्या हैं, सामाजिक क्रिया तथा सामाजिक संबंध, मानव का व्यक्तित्व, समूह, प्रजाति तथा वर्ग सहित, समुदाय, नगरीय तथा ग्रामीण, समितियाँ तथा संगठन और समाज, आधारभूत सामाजिक संस्थाएं, परिवार एवं नातेदारी, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक तथा वैधानिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थाएं, मनोरंजनात्मक और कल्याणकारी संस्थाएं, कलात्मक और सौंदर्यात्मक संस्थाएं, मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं। इसमें है विभेदीकरण और स्तरीकरण, सहयोग, समायोजन और सात्मीकरण, सामाजिक संघर्ष, क्रांति तथा युद्ध, संचार में जनमत निर्माण तथा परिवर्तन सहित, सामाजिक करण तथा सैद्धांतिकरण, सामाजिक मूल्यांकन में है सामाजिक मूल्यों का अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, अपराध, आत्महत्या आदि, सामाजिक एकीकरण, सामाजिक परिवर्तन। यद्यपि उपरोक्त तालिका में समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत लगभग सभी प्रमुख विशेषताएं सम्मिलित हैं, तथापि हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु की कुछ सीमाएं निर्धारित नहीं कर सकते, चूँकि समाजशास्त्र एक गतिशील विज्ञान है, अतः इसमें परिवर्तनों की संभावना हमेशा बनी रहेगी। यदि सामाजिक समस्याओं के स्वरूपों में बदलाव आएगा तो समाजशास्त्र की विषय वस्तु में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है, किंतु फिर भी निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले विषयों का आधार सामाजिक संबंध ही होते हैं। इस विषय में मैकाइवर तथा पेज भी कहते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है। वान विन के अनुसार समाजशास्त्र को मानवीय संबंधों के व्यवस्थित ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अब इसका सारांश क्या है? पूरा सारांश यह है कि इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जान चुके हैं क्या कि किस प्रकार से समाजशास्त्र एक विज्ञान है तथा इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। यद्यपि इसे प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है,
साथ ही आपको यह भी स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार से समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में विषय में विभिन्न विद्वानों के बीच मतांतर है। स्वरूपात्मक संप्रदाय के विचारकों ने समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान के रूप में स्थापित करने के लिए किस प्रकार से तर्क प्रस्तुत किए एवं समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक किस प्रकार से समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। साथ ही अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में विशिष्टता तथा सामान्यता दोनों का ही अध्ययन किया जाता है, अतः यह दोनों ही संप्रदायों का मिश्रित रूप है। शब्दावली क्या है? सामूहिक प्रतिनिधान प्रत्येक समूह या समाज में पाए जाने वाले उन विचारों, भावनाओं एवं धारणाओं का एक सेट है जिन पर व्यक्ति अचेतन रूप से अपने विचारों, मनोवृत्तियों एवं व्यवहारों के लिए निर्भर करता है। वस्तुनिष्ठता अपने स्वयं के विचारों, पूर्वाग्रहों, भावनाओं, विश्वासों से हटकर जो घटना जैसी है उसे उसी रूप में देखना तथा उसकी विवेचना करना ही वस्तुनिष्ठता कहलाती है। हम इसमें पढ़े होंगे सामूहिक प्रतिनिधान और वस्तुनिष्ठता, इन दोनों का मतलब यह है। ठीक है ना। अब आगे हम जानते हैं संदर्भ ग्रंथ सूची। इसको आप पॉज करके देख लीजिए। इस ग्रंथ को अगर आप पढ़ते हैं तो इससे संबंधित आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। ये पाठ्य पुस्तक हैं कि अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो इन पुस्तकों को भी पढ़ेंगे तो आपको इसमें लाभ मिलेगा। निबंधात्मक प्रश्न इस चैप्टर से कैसे प्रश्न बन सकते हैं? ये पूछा जाएगा विज्ञान क्या है। आपने देखा होगा विज्ञान क्या है, समाजशास्त्र किस प्रकार से एक विज्ञान है, इसको स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, वर्णन कीजिए। रॉबर्ट बियरस्टीड ने समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति को किस प्रकार स्पष्ट किया है। विज्ञान की विशेषताएं बताइए। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्ध आपत्तियों को स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र पर एक लेख लिखिए। स्वरूपात्मक संप्रदाय की विवेचना कीजिए। समन्वयात्मक संप्रदाय को स्पष्ट कीजिए। समाजशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, समझाइए। समाजशास्त्र क्या है, विभिन्न विद्वानों ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को किस प्रकार बताया है, इस पे चर्चा कीजिए। और इस प्रकार से अपना यह चैप्टर यहाँ पे होता है समाप्त। अब मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिट नंबर 3 को लेकर के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड थैंक यू। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेंगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। शेयर, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है लाइक कर देते हैं तो। कमेंट करेंगे तो और भी अच्छी लगेगी। कमेंट कर दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही आपको और किस चैप्टर पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसके बारे में भी कमेंट कीजिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आपका सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगेगा, पर इससे हमारी बहुत मदद होती है। ठीक है, तो एक सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता यार, कर दीजिए। थैंक यू, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।